तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक सेक्शन में तो वही है, जीडीपी है। हर सप्ताह जो है आप लोग ऐसे टास्क पूरा करेंगे ना तो साल भर में पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जीडीपी ले लीजिएगा, ग्रोथ किस प्रकार की ग्रोथ हुई है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं, क्योंकि बहुत चर्चा होती है ग्रोथ की और ये भी चर्चा होती है जॉबलेस ग्रोथ। एलपीजी के बाद में जो ग्रोथ हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन विकास हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। तो ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉबलेस ग्रोथ तो है ही, लेकिन रघुराम राजन का आर्टिकल आया अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हर सप्ताह 2 या 3 ऐसे आर्टिकल आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की एम्प्लॉयमेंट की और ग्रोथ की जोड़ करके चर्चा की जाती है। क्योंकि सरकार ने अभी जो वादा किया 8 लाख नौकरियों का, कि अगले 5 साल में 8 लाख नौकरियां सरकार देगी, तो और लगभग 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया प्राइवेट सेक्टर को, पीएलआईएस। तो पीएलआईएस जो आप 3 लाख करोड़ का दे रहे हो और 8 लाख नौकरियों की बात कर रहे हो, वो भी 5 साल में। तो रघुराम राजन यही सवाल उठा रहे थे कि एक नौकरी के ऊपर 25 लाख रुपया दे रहे हो आप प्राइवेट सेक्टर को। एक नौकरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को कितना पैसा दे रहे हो? 25 लाख रुपए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एक नौकरी बनाने के लिए 25 लाख प्राइवेट सेक्टर को देना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि केवल 8 लाख नौकरियां हैं, जबकि 5 साल में मिलेंगी वो भी, और 5 साल में कम से कम 8 करोड़ लोग नए नौकरी के लिए खड़े होंगे जो मांग रहे होंगे। अभी भी वर्तमान में कम से कम 10 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत है। भारत में जब हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगर आप देखोगे, सीएमआई का देखो या चाहे गवर्नमेंट का देखो, दोनों का डेटा अगर देखोगे तो 54% एम्प्लॉयमेंट है। 54%, बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट है। उसमें भी 81 जो है पुरुषों में, महिलाओं में केवल 19%। देश की केवल 19% महिलाएं सैलरी वाला, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जिनको सैलरी मिलती है और जिनको जॉब गिना जा सकता है। केवल 19% महिलाएं, जो सऊदी अरब से भी कम है। सऊदी अरब में भी इससे ज़्यादा है, जहाँ महिलाओं का काम करना एक तरह से टेबू है, इस्लामिक। उसने भी अपने यहाँ रिफॉर्म कर लिए हैं और उससे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा महिलाओं का प्रतिशत है सऊदी अरब में काम करने में। मोहम्मद बिन सलमान लगे हुए हैं रिफॉर्म करने में। कतर ने तो वर्ल्ड कप ही करा लिया स्पोर्ट्स। एक तरफ तालिबान आप देख रहे हो अफगानिस्तान में, एक तरफ ईरान में हिजाब वाला लफड़ा चल रहा है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप उधर कतर, यमन और उधर खास करके सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में अगर आप देखोगे तो बहुत ही एडवांस कंट्री बनने जा रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम
रूल ऑफ लॉ और उन सब की बातें होने लगी है, क्योंकि उनको पता है ना कि आखिर हम जो है कितने भी पैसे वाले हो जाए, हमको बेवकूफ़ ही समझा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड तो पागल ही समझता है मुसलमानों को कि ये तो ऐसे ही हैं, इनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। केवल पैसे से बात थोड़ी बनती। अगर इज्जत पानी है और उन लोगों के बीच उठना बैठना है तो हमको जो है छूट देनी पड़ेगी, स्वतंत्रताएं देनी पड़ेगी, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करनी पड़ेगी। और जब हम ये करेंगे तो शायद दुनिया में उनके साथ आंख से आंख मिला पाए। ये चीज़ उसने समझी। अफगानिस्तान उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, तालिबान समझने के लिए है भी नहीं। तो ये भी मुद्दा है कि गल्फ कंट्रीज़ का मॉडर्नाइजेशन, तो एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो मॉडर्नाइज हो रही हैं। हम यहाँ कट्टरता में जा रहे हैं 200 साल पहले जो जाना चाहिए था या जाते हैं देश, उस माहौल में अब हम जा रहे हैं, जबकि जो कट्टर देश हैं वो अपनी कट्टरता छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी कट्टर नहीं है, ध्यान रखिए, पाकिस्तान कट्टर देशों में नहीं आता। वहाँ महिलाओं को और उनको आप अगर कभी पाकिस्तान में जो टेलीविज़न चैनल है वहाँ अगर आप समाचार पढ़ते हुए अगर महिलाओं को, न्यूज़ रीडर को देखोगे तो खुले बाल में होती हैं और मॉडल की तरह दिखती हैं और फ्रैंक बोल रही होती हैं। और क्रिकेट के मैच में जब महिलाएं दर्शक आती हैं तो वो जीन्स टी शर्ट में पहन करके आती हैं। और आप देखते हैं कि उनके यहाँ कोई इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन, उस तरह का मुल्लावाद नहीं है, जो कट्टर मुल्लावाद जिसको कहते हैं, मुल्लाइज़म, वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। लेकिन ईरान में तो ठीक से हिजाब नहीं पहनने पे उसको मार ही डाला। तो वहाँ के लोगों ने गजब का विरोध किया, यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम ने नेशनल एंथम भी नहीं गाया, मना कर दिया उसने, नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया विरोध के लिए। क्योंकि 1979 में ये रिवॉल्यूशन हुआ था सारा का सारा। 1979 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी अरब क्षेत्र में, अरबिक वर्ल्ड में, जिसकी वजह से कट्टरता आई थी। ये जो आप एकदम इस प्रकार का इस्लामिक कट्टरता की जो बात करते हैं, ये वहीं से निकल कर के आया था 1979 से। और वहाँ जो सत्ता थी पहले पुरानी, जो ऑटोक्रेसी थी, उसको अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हटाया गया। बट डेमोक्रेसी की डिमांड की गई थी। ईरान में डेमोक्रेसी लाने के लिए 1979 का रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन कब्जा कर लिया क्लर्जी ने और धर्मगुरुओं ने कब्जा कर लिया। तो आपने राजतंत्र को हटाया तो धर्मतंत्र आके बैठ गया, जबकि लोकतंत्र आना था। तो अब जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, उनका कहना है कि उस समय तुमने हाईजैक कर लिया था, अपहरण कर लिया था लोकतंत्र का, और हम लाना चाह रहे थे लोकतंत्र। हम सब लोगों ने आंदोलन किया था राजतंत्र के अगेंस्ट, ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट, ताकि डेमोक्रेसी आए और इस्लामिक क्लर्जी जो है, रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम, वो हो गया। तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं और वही सब कार्रवाई हुई। तो आप ये मुद्दा लिखिएगा, बहुत अखबारों में अभी चल रहा है। और ख़ास करके कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब में कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के लोग अब विचार करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि मुस्लिम सारे के सारे जो है वो रेडिकल नहीं होते, रेडिकल इस्लाम की इमेज ख़राब है, सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं हैं, हम लोग मॉडर्न भी हैं, हम इंग्लिश भी बोलते हैं, हम साइंस की बात भी करते हैं, और हम ओपननेस की बात भी करते हैं, और हम राइट्स इश्यूज़ की बात भी करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी समझते हैं लोगों के होने चाहिए, और हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने लगे। तो केवल बुर्ज खलीफा और ये सब बनाने से मॉडर्न नहीं होते, लंबी ऊंची बिल्डिंगें बनाने से नहीं होते। लोगों के विचार कैसे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोगों में पढ़ने लिखने की, रैशनैलिटी की, वैचारिक तार्किकता, वैज्ञानिकता, ये सब उसमें प्रवेश किया कि नहीं उसके मस्तिष्क में, उससे फिर मॉडर्न कहा जाता है, उससे फिर अच्छा माना जाता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड, खास करके यूरोप और अमेरिका, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देता है, उन्हीं के साथ रिश्ते रखता है। तो इजराइल भी इतना जल्दी जो आगे बढ़ा 50-60 सालों में, तो उसने यही किया।
फिलिस्तीन थोड़ा सा पिछड़ गया था, वही इस्लामिक रेडिकलिज्म, हमास। तो जहाँ जहाँ रेडिकलिज्म आया, जहाँ जहाँ रेडिकल एलिमेंट थे, उन सब ने नुकसान पहुँचाया और टेररिज्म दुनिया भर में पैदा हुआ। तो इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से लेकर के मॉडर्न ओपननेस या ओपन सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो ये एक टॉपिक हो सकता है बहुत बढ़िया। और इसको आप जोड़ सकते हो फिर इकोनॉमी से भी। वहाँ फिर महिलाएं रोजगार के लिए निकल पड़ी हैं तो डेफिनेटली जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना जीडीपी ग्रो होता है। अगर आपको जीडीपी बनाना है और अपने यहाँ विकास करना है, विकास दर, ग्रोथ रेट को अगर तेज करना है कि हम तेज गति से विकसित देश बने, सुपर पावर बने, सुपर पावर बनना तो फिर उसके लिए तो बहुत ही पावरफुल होना होगा, लेकिन फिर भी अगर हम बनना चाहते हैं इकोनॉमी में कुछ ऊपर, तो फिर हमको लेबर फोर्स में लोगों को जोड़ना होगा। लेबर फोर्स में लोगों को जोड़ने के लिए आपको मौके देने पड़ेंगे, अवसर देने पड़ेंगे। और ये अवसर जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा। टाटा बिरला ने तो नेहरू से उस जमाने में ही बोल दिया था कि हम लोग ये लोगों को रोजगार देना और ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे, ये तो आप ही को करना होगा। इसलिए उन्होंने सोशलिज्म का मॉडल चुना था। सोशलिज्म का मॉडल बॉम्बे प्लान के आधार पर आया था, ध्यान रखिए। बॉम्बे प्लान परतंत्र भारत में आ गया था 1944, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, बॉम्बे प्लान आया था। और बॉम्बे प्लान देश के उद्योगपतियों ने दिया था, हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्लान है। और उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म से ही देश का विकास हो सकता है और लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो सरकार ही दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं देगा। क्योंकि अभी आप PLIS में जो 3 लाख करोड़ दे रहे हो और वो केवल 8 लाख लोगों को रोजगार देगा, तो लगभग 25 लाख रुपया आपने एक व्यक्ति को रोजगार देने का प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। लेकिन वो तो कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ पूंजी लगी हुई है उनकी, तो वो तो रोबोट लगा लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लेंगे, लोगों को थोड़ी रखेंगे, किसी को रोजगार थोड़ी देंगे वो। और दूसरी चीज, आपने जो पैसा दिया उसके साथ शर्त थोड़ी जोड़ी कि 8 लाख लोगों को रोजगार देना ही है, नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई शर्त भी नहीं है। तो जब शर्त नहीं है तो फिर वो रोजगार क्यों देंगे? आप तो विश्वास कर रहे हो उनके ऊपर कि ये दे देंगे। अभी तक जितनी भी बार विश्वास किया, 75,000 करोड़ रुपया जो माफ किया था उद्योगपतियों का, उसमें भी आपने विश्वास किया। माफ क्यों किया आपने बैंकों का पैसा? इसलिए माफ किया कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। कोई भी नहीं देता, उसको वो अपनी प्रॉफिट बुक में लेके चला जाता है, अपनी प्रॉफिट में दिखा देता है उस पैसे को। तो ये तो एक मसला है, तो इस चीज को समझिएगा। तो सोशलिज्म का एंगल भी यहाँ आकर के जुड़ जाता है कि व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज रिलेवेंस टुडे। अभी उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी क्या क्यों प्रासंगिक है? अभी भी प्रासंगिक है, अभी भी रिलेवेंट है वो पूरी तरह से। तो इन मुद्दों को इस तरह से समझिए। रोजगार का सीधा सीधा संबंध ग्रोथ से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, 19% महिलाएं देश की काम कर रही है, इसका मतलब ज़्यादा महिलाओं को काम पे लाना होगा, ठीक है। भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद केवल 30% महिलाएं काम करती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं 30% काम करती हैं सैलरी वाला, और पुरुष जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तो 80% सैलरी वाला काम करता है। तो दोनों में अंतर है। ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं ये बिल्कुल वहीं का है। इसलिए आपको मौके देने होंगे, अवसर देने होंगे, अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, और ये काम केवल गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को रोजगार बनाने होंगे, एम्प्लॉयमेंट देना होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से एनर्जी को और अपने यूथ को वेस्ट करने जैसा है। किसी व्यक्ति की 2 दुकान है और 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे दुकान संभाल सकते हैं, तो उसको 2 दुकान और खोल देनी चाहिए ताकि उन 2 बच्चों की एनर्जी का भी यूज कर सके और 4 दुकान हो जाएगी अगर उसके पास पूंजी है तो, क्योंकि वो 2 दुकान और पे बैठ जाएंगे और उनको संभाल लेंगे। यहां पे 4 लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब उन 2 को रोजगार देना जरूरी नहीं, तो वो 2 लोग वेस्ट हो जाएंगे। तो वेस्ट को रोकना पड़ेगा। अभी हमारा जो यूथ है वो वेस्ट हो रहा है, महिलाएं जो हैं वो वेस्ट हो रही हैं। वेस्ट होने का मतलब है कि एक जो वर्किंग एज होती है 18 से 45, 18 से 55, उसमें काम लेना जरूरी है किसी भी आदमी से, पुरुष हो, महिला हो, युवा हो। उनको अगर आप उस समय में काम नहीं देंगे तो उसकी वो जिंदगी का वो हिस्सा बिना कमाए निकल जाएगा, बाद में तो वो काम करने लायक वैसे भी नहीं होगा। तो अभी हमारा स्किल इंडिया और ये स्टार्टअप और ये सब तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेक इन इंडिया स्टार्टअप और ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एक और देखिएगा कि वर्ल्ड में जो चीप मनी है, सस्ता जो पैसा था वो गायब हो चुका है। इजी मनी जिसको कहते हैं हम लोग, चीप मनी, सस्ता पैसा, आसान पैसा, वो अब पुरानी बात हो चुकी है। उसका कारण है कि फेडरल रिजर्व ने आकर्षक इंटरेस्ट रेट दिया तो सारे लोग उधर चले गए। दूसरे रिजर्व बैंक को भी अपना पैसा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। इसको कहते हैं सुपर पावर इकोनॉमी में, विश्व गुरु, कि अगर आपका रिजर्व बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो दुनिया के दूसरे देशों को भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े, वो नीचे नहीं रख सकते, मजबूर हैं। यानी कि आपका रिजर्व बैंक पूरे दुनिया के सारे रिजर्व बैंक को नीति बनाने के लिए मजबूर करता है, उसको बोलते हैं सुपर पावर। हम तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व के हिसाब से नीति बनाने के लिए मजबूर हैं, तो हम सुपर पावर नहीं हो सकते अभी। तो अगर हमें बनना है तो हमारे रिजर्व बैंक को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके लिए भारत में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा। सब लोग काम करेंगे, सब लोग उत्पादन करेंगे, ज्यादा निर्यात होगा, इंडिया के ब्रांड होंगे। इस समय में क्या दिक्कत है, देखिए समय तो कांग्रेस का भी खराब था और समय तो बीजेपी वाला भी खराब है। कांग्रेस वाले समय में जो गड़बड़ है और कमी है उसको स्वीकार किया जाता था। वर्तमान में कमी को और गड़बड़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और कहा जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बेकार बात है। वर्तमान समय की सबसे बेकार बात यह है कि जो खराबियां हैं उनको अच्छा बताया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि ये मोदी जी कर रहे हैं, ये बीजेपी कर रही है, इसलिए बहुत अच्छा है। और पहले वाला इसलिए खराब था क्योंकि वो मनमोहन सिंह का रहा। नहीं, पहले वाला भी खराब था, बहुत सारे मामले पहले वाले भी खराब थे, अभी का भी खराब है, उसको स्वीकार करिए, तब सुधार करेंगे ना। रिफॉर्म तो तब होगा, आप अच्छा मानते रहेंगे और उसको अगर घोषणा कर देंगे कि तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर तो आप सुधार भी नहीं करोगे ना। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। पुरानी सरकार चोर घुसाते थे तो मानते थे कि हाँ चोर घुसाए, और हम नहीं निकाल पा रहे हैं ये भी मानते हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, हम में ताकत नहीं है, घुस भी आए हैं और निकाल भी नहीं पा रहे हैं और समस्या भी है और दिक्कत पैदा हो रही है, चल रही है अभी दिक्कत। अभी की सरकार बोले कोई घुसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं घुसा, ये गलत फहमी है तुम्हारी कि चोर यहां पर है। तो ये बहुत गड़बड़ है। सर इकोनॉमी की हालत खराब है और लोगों के पास रोजगार नहीं है और केवल पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को अवसर मिल रहे हैं पैसा बनाने के। ये विकास नहीं है। एप्पल का फोन भारत से निर्यात होता है, मान लीजिए बन के, वो भारत का निर्यात नहीं है, वो एप्पल का निर्यात है। आपके यहाँ केवल असेंबल होता है, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
अब वर्तमान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये की जाती है सरकार और सरकार के लोगों के द्वारा और इकोनॉमिस्ट द्वारा, असेंबलिंग को वो लोग मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं। ये बहुत खतरनाक दृष्टिकोण है। मैं जब मैगजीन छपवाता था दिल्ली में, तो मेरा जो बाइंडिंग करने वाला एक आदमी था, प्रिंटिंग प्रेस के पीछे एक गली थी दिल्ली में, ओखला में, तो पीछे एक छोटी सी गली है, उसमें मतलब एक तरह से यूँ कहें कि झुग्गी है, स्लम है। उस स्लम में एक झोपड़ी थी, उसमें सारी मैगजीन बाइंड होती थी, उसमें वो पिन लगाता था, उसमें उसको उसका लड़का उसको काटता था। मैगजीन को पूरी साइज में काटने वाली मशीन थी उनके पास, और पिन ठोकने वाला स्टेपलर था बड़ा, तो उसे वो स्टेपलर से पिन ठोक देते थे और तैयार हो जाते थे। तो पर उसकी जो लैंग्वेज थी वो ये थी, हर महीने आपकी मैगजीन तैयार हम लोग कर देते हैं समय पे, और आपको मैगजीन मिल जाती है ना, हम लोग दे देते हैं तैयार करके आपको मैगजीन। मतलब उसका पूरा कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे मैं उसी के यहाँ छपवाता हूँ, वही सब छापता हो, यानी एडिटिंग कंपोजिंग सब भी वही करता है, जबकि ये काम तो मैं करता था। छपती अलग जगह पे थी, प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल अलग थी। उसके यहाँ सिर्फ पिन ठोकते थे, वो कागजों में पिन ठोकता था बस, क्योंकि ये लेबर है, इसमें अकल का काम बिल्कुल भी नहीं है। बट वो इतने कॉन्फिडेंस, अभी की सरकार ठीक उसी आदमी की तरह क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारे यहाँ से निर्यात हो। कुछ भी निर्यात नहीं है। आपका ब्रांड कहाँ है? इंडियन ब्रांड कहाँ पर है? और प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट किसके पास जाता है? एप्पल के पास। ब्रांड कहाँ का है? अमेरिका का। तो एप्पल का फोन आपके यहाँ तैयार थोड़ी हो रहा है, आप असेंबलिंग कर रहे हो। ढेरों असेंबलिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। इंडिया असेंबलिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है, वियतनाम के बाद। चाइना से निकलने के बाद में लोगों ने वियतनाम चुना, वियतनाम के बाद भारत को चुना, तीसरा नंबर भारत का। और उसमें अच्छी ग्रोथ भी है और उसमें थोड़े बहुत जॉब भी हैं, बट वो प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग जॉब नहीं है, और वो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। भारत डेवलपिंग कंट्रीज में ओनली ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.5 करोड़ लोगों को 1 साल में 2 साल में डाल दिया, उसने बढ़ा दिया। 3.5 करोड़ लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ गए, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ना चाहिए। जब भी आप डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनते हैं, विकासशील से विकसित में जब आप जाते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम लोग काम करते हैं। और पिछले 3 सालों में 2 सालों में 3.5 करोड़ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ गए हैं काम करने वाले, और उधर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कम हो गए। ये तो अच्छा लक्षण नहीं है, सिम्टम ठीक नहीं है। और ये विकसित होने कि हम किसी कभी विकसित होंगे उसके नजदीक भी नहीं है। दुनिया के और भी विकासशील देश हैं, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और भी, लेकिन उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में आदमी तब जाता है जब उसके पास कोई चारा नहीं होता है, जब आपने नौकरियां नहीं दी होती हैं। जब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं बनाओगे तो फिर लोग मजबूरन एग्रीकल्चर में जाएंगे। एग्रीकल्चर में ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, मशीनें हैं, मशीनें बढ़ती है। विकसित देश अगर आपको बनना है तो वहाँ मशीनें बढ़ती है, वो काम करती है, न कि लोग काम करते हैं। तो करंट अफेयर समझ रहे हो ना, ये मैं सार बता रहा हूँ। तमाम जो आर्टिकल आ रहे हैं उनका एक्सट्रैक्ट है, मेरे विचार नहीं है। बस ये है कि 15-20 लोगों के जो अच्छे आर्टिकल हैं उन सबको मैंने मिला दिया और आपके सामने एक नज़रिया दे रहा हूँ मैं, ताकि आप सीधा पका पकाया आंसर है ये यूपीएससी का। और बल्कि सुझाव के तौर पे आप लिखिए कि अरे मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए, सर्विस सेक्टर पे ध्यान दीजिए, नहीं तो एग्रीकल्चर में जाएंगे लोग। एग्रीकल्चर में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो लोगों का होता है, और वो लोग एग्रीकल्चर में, सरकार का रोल तो बिल्कुल भी नहीं है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जाना बुरा नहीं, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर छोटा काम है, लेकिन विकसित देश की निशानी नहीं है वो।
अगर विकसित देश की निशानी अगर आपको तैयार करनी है, ऐसे लक्षण पैदा करने हैं, तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को घटाना होगा, यानी उनको आकर्षित करना होगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ। ये है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो सीधी सीधी रोजगार से जुड़ी हुई है। परसेंटेज वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। हालात बुरे हैं, और चूंकि पहले से बैकलॉग है, बहुत सारे लोगों को पिछले 8-10 साल में बिल्कुल भी नौकरियां नहीं दी है, थोड़ी बहुत ही दी है, बहुत कम, बहुत कम। और प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे सौंप दिया है कि तुम 8 लाख लोगों को दोगे, वो भी गलत है, क्योंकि एक नौकरी पे 25 लाख आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। इससे अच्छा तो उसी को लोन दे दो, ये तो शायद वो कुछ कर ले। 8 लाख लोगों को ही 25-25 लाख दे दोगे तो हो सकता है वो कुछ कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ नहीं करने वाला। तो गवर्नमेंट ये कान को इधर उधर से क्यों पकड़ रही है, सीधा सीधा ही पकड़ा दे तो शायद वो कुछ अपना खुद का ही विकास कर लेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग अभी इसमें शामिल नहीं है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग शामिल नहीं है। जो एजुकेशन, ये वो लोग हैं जो जॉब मांगने गए थे और उनको मिला नहीं, उनकी संख्या बता रहे हैं हम आपको, 8 करोड़ 10 करोड़। जो लोग जॉब मांगने नहीं गए अभी तो तैयारी में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो लोग बिल्कुल अलग हैं अभी। और जब वो 25-26 के हो जाएंगे, और उनका कंपटीशन में तो सबका होता नहीं। यूपीएससी की तैयारी तो 10 लाख लोग करते हैं, लेकिन होता तो 1000 लोगों का। तो ऐसे हर साल देखा जाए तो 5-5 लाख लोग भी अगर यूपीएससी से मतलब मन उचट जाए उनका, तो 5-5 लाख लोग हर साल होंगे, तो और बढ़ जाएंगे आगे जाकर संख्या और बढ़ जाएगी। और दूसरे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट बहुत कम होती है, उससे 1000 गुना 1 लाख गुना लोग तैयारी कर रहे होते हैं। पोस्ट तो बहुत कम होती है। तो ये सारा व्यक्ति 5 साल बाद कितना बड़ा समूह होगा जो नौकरी मांगने के लायक बनेगा, लेकिन उसको नौकरी कहाँ मिलेगी। अब 5 साल में ही 8 लाख लोगों को दे रहे, और उसका भी फिर ढिंडोरा पीट रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। एक तो क्या है कि देश की जनता एनालिसिस करना ही नहीं चाहती, आंकड़े सुनना ही नहीं चाहती, और एनालिसिस करने में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और सरकार को बताने में इंटरेस्ट नहीं है, जनता को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तो केवल विशेषज्ञ लोग परेशान हैं क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है। सरकार जो नहीं बता रही वो भी समझ में आ रहा है, और जनता जो सुनना नहीं चाहती वो भी समझ में आ रहा है। और डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन जनता के हाथ में होता है। और आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप सब पॉलिसी मेकर बनोगे। तो अभी एक और नया मुद्दा जो EWS वाला, जो मैंने कहा 10 साल तक चलेगा, उस पर एक अलग आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिला, मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें भी पॉलिसी मेकिंग के लिए वो चैलेंज कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में अब कास्ट उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी जितना इकोनॉमिक कंडीशन रखेगी, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। EWS तो देखो, अब कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं लिखता कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया और सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त्म कर देना चाहिए, या सरकार को EWS ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो तो 103वां संविधान संशोधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, तो वो तो रिजर्वेशन हो गया। अब चर्चा इस बात की होगी कि जो रिजर्वेशन हुआ है इसमें वाकई में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो शब्द चुना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपने सुना है। तो उन्होंने सबसे पहले तो 3 चीजों की व्याख्या की कि इकोनॉमी में जो वीकर सेक्शन होते हैं और जो मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो किस आधार पे होते हैं। तो उन्होंने कहा 3 चीजें होती है। एक होती है वेल्थ। वेल्थ जो होती है उसमें लैंड होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, गोल्ड, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो आती हैं। तो एक होती है वेल्थ, दूसरी होती है इनकम, इनकम यानी कि आय, और तीसरी होती है कंजम्पशन, उपभोग। तो उन्होंने कहा जो वेल्थ परमानेंट है, क्योंकि वो स्टॉक है, वो फ्लो में नहीं रहता। वेल्थ कभी भी फ्लो में नहीं रहता, इनहेरिट होता है।
वेल्थ इनहेरिट होता है, आनुवांशिक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेल्थ जाता है, जमीन जायदाद, बिल्डिंग्स, सोना चांदी, परिवार की संपत्ति, कैश भी आ जाएगा उसमें एक तरह से, बैंक डिपॉजिट्स, ये सब जो चीजें होती हैं ये वेल्थ है, धन। और ये एक स्टॉक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो, तो आप सबसे पहले देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहां पर है सबसे ज्यादा। जमीन जायदाद और जो बिल्डिंग्स हैं और जो सोना चांदी है वो तो अपर कास्ट के पास सबसे ज्यादा है। तो 45% तो अपर कास्ट के पास है और 40% ओबीसी के पास है, 85% तो दोनों के पास है, और बाकी के 15% में एससी और एसटी हैं। तो ये जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक इनहेरिटेंस, दुनिया के कई देशों में अगर किसी के पास 100 एकड़ जमीन है और अगर पिता 100 एकड़ जमीन रख करके डेथ हो जाती है तो पुत्र को 50 एकड़ ही मिलती है। 50 एकड़ एक तरह से टैक्स लग जाता है, इनहेरिटेंस टैक्स, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि 100 एकड़ तो पिता ने अर्जित की थी, एक्वायर की थी, बनाई थी, 100 एकड़ खरीदी थी, मेहनत की थी। पूंजीपति यानी कि कैपिटलिज्म में भी वो लोग टैक्स मार देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती, इनहेरिटेंस टैक्स। बट इंडिया में तो 100% उसी के बच्चे के पास चली जाती है। अगर 100 एकड़ जमीन है तो बच्चे के पास पूरी 100 एकड़ जमीन चली गई। और खास करके 1990 से लेकर के 2020 में पिछले 30 सालों में जमीनों में बूम आया है। 100 से 200% रेट बढ़े हैं, 100% से लेके 200% तक, 300% तक रेट बढ़ गए हैं। तो वो तो बैठा बैठा है, बहुत मजबूत आदमी बन गया, बहुत पैसे वाला आदमी बन गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जमीन तो उसको इनहेरिटेंस में मिली है, वेल्थ। ये तो रिजर्वेशन हो गया ना, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो करोड़पति हो गया। हरियाणा में गुड़गांव के आसपास जितना भी डीएलएफ सिटी और वो जो बना है, वहां के जितने भी किसान थे, जाट किसान जो हरियाणा के हैं, वो सब करोड़पति हैं, सबके होटल्स हैं, सबके बच्चे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी लेके घूमते फिरते हैं, और करोड़ों रुपया बैंक में है, और ना कोई आईएएस की तैयारी, ना कोई पढ़ा है, सब 10वीं 8वीं फेल, और क्राइम करते रहते हैं। गुड़गांव और दिल्ली के अधिकांश क्राइम वही लोग करते हैं, क्रिमिनल है वो, क्योंकि वो तो थाना खरीदने की क्षमता रखते हैं, जज को खरीदने की, जज के साथ सेटिंग करने की क्षमता रखते हैं, तो कुछ भी कर लेते हैं। वहाँ के चारों तरफ फार्म हाउस जो बने हुए हैं दूर दूर तक, उन सब में कुकर्म होते हैं और गलत काम होते हैं, और रात को 8 बजे 10 बजे बाद सब जगह अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, और पैसे वाले हो जाते हैं पुलिस वाले। बहुत रईस है वहाँ, अगर थाने में ड्यूटी लगवानी हो तो उसके लिए 1 करोड़ 50 लाख बोली लगाने को तैयार है पुलिस वाला। एसएचओ जो है पैसे दे करके वहाँ अपनी नौकरी लगवाता है, उसको मालूम है वहाँ पैसा बहुत है। तो ये सब क्या है? ये सब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है ना। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका हिस्टोरिकल, उसकी जड़ें हैं, रूट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल है। और हिस्टोरिकल ये है कि हिस्ट्री में अनटचेबिलिटी थी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनको वहां से एक्सक्लूड किया गया था बाकायदा शास्त्रों के माध्यम से और उसके माध्यम से, कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं हो सकती, शूद्र को ये हक नहीं है, शूद्र को वो हक नहीं है, इस पे तो इसका हक है। बीच में जो राजा लोग थे उन्होंने उनको वंचित करके रखा, और फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के नजदीक कौन थे? अंग्रेजों के नजदीक यही लोग थे जो भारत का सवर्ण वर्ग है, उसी ने हथिया के रखा पूरा। तो राइटर ये लिख रहा है उसमें कि ये जो संपत्ति इतनी ज्यादा सवर्ण वर्ग के पास है, ये क्या सेविंग की वजह से है या बहुत हार्डवर्क की वजह से है? नहीं, कई सदियों तक कुछ लोगों को एक्सक्लूड करके रखने की वजह से इनके पास ज्यादा है। कुछ बात समझ में आई ना?
एक्सक्लूजन की वजह से ज्यादा है। आपने बाहर रखा, संपत्ति प्राप्त नहीं करने दी कई लोगों को, कुछ वर्गों को, और वो कास्ट के बेस पे नहीं करने दी, इकोनॉमिक बेस पे नहीं था। उसका बेस क्या था? उसका बेस कास्ट था, एक्सक्लूजन का। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर आपको डिप्राइव्ड लोग अगर आप पर देखने को मिलेंगे, और जब आप किसी को 2000 सालों तक डेप्रिवेशन में रखोगे, एक्सक्लूड करके रखोगे, तो ऐसे 60-70 साल रिजर्वेशन देकर के केवल इनकम बढ़ती है और उसका कंजम्पशन बढ़ता है। जो आपको दिख रहा है कि दलित आदमी की इनकम बढ़ गई है, उसका कंजम्पशन बढ़ गया, वेल्थ नहीं बढ़ी है। वेल्थ तो अभी भी उन्हीं के पास है, क्योंकि वो तो इनहेरिटेंस से आती है, और उनके पास तो इनहेरिटेंस था नहीं, क्योंकि पहले वालों के पास कुछ नहीं था तो उनके पास कुछ आया नहीं। बात समझ में आई? अभी मैंने क्लासिफिकेशन करके बताया आपको इकोनॉमी में। वेल्थ नहीं है एससी एसटी के पास। आ गया समझ में? तो आपने रिजर्वेशन दिया तो उससे क्या वेल्थ बढ़ गई? वेल्थ नहीं बढ़ी है, इनकम और कंजम्पशन बढ़ा है। और इनकम और कंजम्पशन जो होता है वो फ्लो में होता है, स्टॉक नहीं होता। इनकम स्टॉक नहीं है, इनकम तो खर्च हो जाती है। महीने भर का खर्चा है जो सरकार उसको तनख्वाह के रूप में देती है, वो महीने भर का उसका खर्चा है। आगे समझ में? इसलिए ईडब्ल्यूएस में उसको वंचित करना ठीक नहीं है, क्योंकि रियल गरीब तो वही है, इकोनॉमिकली वीकर भी वही है। इकोनॉमिकली वीकर उसको बोलेंगे कि जिसकी इन दिनों में इनकम नहीं है या वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, उसको वीकर बोलेंगे, या जिसके पास वेल्थ ही नहीं है वो वीकर है। तो आप सर्वे करवा लो कि वेल्थ किसके पास है। भोपाल में ही सर्वे कर लो, हबीबगंज से लेकर के पुराने रेलवे स्टेशन तक चले जाओ, मेन रेलवे स्टेशन तक भोपाल के। ज्वेलरी की दुकानें, कपड़े की दुकानें, मॉल की दुकानें, कितने परसेंट एससी एसटी की है, कितनी जनरल वालों की, देख लो, सर्वे कर लो। शॉप, बस स्टैंड पे चले जाओ, ट्रेवल्स जो खुले हुए हैं, कितने एससी एसटी वाले ने ट्रेवल्स खोले हुए हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कार्यालय में चले जाओ, जो आरटीओ होता है, वहां जाकर सर्वे कर लो कि कितने एससी एसटी वालों के पास 4 व्हीलर है और कितने जनरल वालों, परसेंटेज वाइज देख लो। कोर्ट में वकीलों के नाम पढ़ करके, सब वकीलों ने अपने अपने नाम लिखे हैं, कोर्ट में जाकर के वकीलों के नाम पढ़ करके देख लो। सिविल हॉस्पिटल में और दूसरे शहर के सारे हॉस्पिटल्स देख लो, बड़े बड़े नर्सिंग होम देख लो, प्राइवेट स्कूल देख लो। वेल्थ किसके पास है? आगे समझ? इसलिए वो फंडा जो है वो, और चूंकि उसकी हिस्टोरिकल लिगेसी है, विरासत ऐतिहासिक रूप से है, तो वो इतनी आसानी से जानी नहीं है, क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है। इनकम का और कंजम्पशन का कोई इनहेरिटेंस नहीं होता। किसी के पिता की अगर 50,000 रुपये महीने इनकम थी तो ऐसा नहीं होता कि उसके बच्चे की भी 50,000 इनकम रहेगी, लेकिन वेल्थ तो उसकी रहेगी बच्चे की। अगर उसके पास 40 एकड़ जमीन है तो बच्चे के पास 40 एकड़ रहेगी, 2 हैं तो 20-20 एकड़ रहेगी, यानी उसी फैमिली में रहेगी। वेल्थ उसी फैमिली में रहती है, इनकम और कंजम्पशन उस फैमिली में नहीं रहता। क्लियर हो गया? लिखना तो पड़ेगा ना, आखिर परीक्षा में लिखना पड़ेंगे पॉइंट्स, तो कहाँ से लाओगे? ये अभी जो मैंने जितनी भी बातें की है, थॉट प्रोसेस का वो लेवल है जो इंटेलेक्चुअल तरीके से आप लिख सकते हैं, और बहुत सरल भाषा में समझाया मैंने। यही अगर आप आर्टिकल पढ़ने जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बताया। तो क्लियर हुआ कुछ? तो ईडब्ल्यूएस उनका कहना है कि अगर आप जस्टिस की बात कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि पॉलिसी मेकिंग अब हम ऐसे करेंगे, अब हम जन कल्याण करने जा रहे हैं, अब हम लोक कल्याण करने जा रहे हैं, तो फिर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम वोट लेने के लिए जनरल को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि हम सवर्ण लोगों के वोट प्राप्त करना चाहते हैं, और उनका कुछ, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें वोट क्यों देंगे, या उनका विश्वास हम कैसे अर्जित करें। अगर आप इस संकट में हो और इस वजह से आपने किया तो वो तो एक अलग बात है, उस पर तो फिर कुछ कहना नहीं है।
लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये तो हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, ये तो हम जन कल्याण कर रहे हैं, ये तो हम लोक कल्याण निकले हैं, हम गरीबों का भला करने निकले, तो फिर आपने वाकई गरीब तो छोड़ ही दिए हैं, जो वाकई में गरीब है। वो तो आरक्षण जो है जाति आधारित, वो तो इस आधार पर है कि छुआछूत हुई है, उस आदमी को आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये आरक्षण आपने कहा है कि जो गरीब है हम उसको आरक्षण देने निकले हैं, तो आपने फिर गरीबों को तो एकदम से छोड़ दिया। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग के दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है। तो अब आर्टिकल इस तरह के आएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब वो 103 और उस पर तो कुछ कहने लायक ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो तो बात ही खत्म हो गई। अब वो उसको कहेंगे कि अच्छा तुम कर तो रहे हो, लेकिन ये वो नहीं है। ठीक है, अब समझाइश अलग टाइप से होगी। महाभारत तय हो गया तो दुर्योधन को अलग अलग तरीके से समझाता है हर कोई। दुर्योधन की जिद तो अपनी जगह है, लेकिन समझाने वाले तो समझाते ही हैं। विदुर भी समझाते हैं, भीष्म भी समझाते हैं, कृष्ण भी समझाते हैं, सब समझाते हैं। उसने तो ठान लिया कि मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, लेकिन समझाने वाले तो अब उस बात पे तो समझाते ही नहीं है ना उसको तो अब दूसरी बात पे समझाते हैं, नीति पे समझाते हैं, न्याय पे समझाते हैं। तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, इसके साथ धर्म नहीं है, इसके साथ वो नहीं है, इस टाइप की चीजें आती है ना। फिर समझाने की चीज, तरीके बदल जाते हैं। तो जब घटना हो जाती है उसके बाद तरीके बदल जाते हैं, तो आर्टिकल का स्वरूप भी बदल जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप उस नजरिए से, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको खूब सारा मिल जाएगा कि अब गरीबी के आधार पर ही बात होगी, इनकम के आधार पर ही बात होगी। दरअसल बच्चा जब गर्भ में नहीं आता उससे पहले ही उसके नाम के पीछे जाति चिपक जाती है ना, और मरने के बाद अस्थियों की भी जाति चिपकी रहती है, क्योंकि वहाँ गंगा में भी जो है अलग अलग जाति के हिसाब से पंडे होते हैं ना प्रवाहित करने के लिए अस्थियां, तो अस्थियों पे भी जाति चिपकी हुई है। मन तो जन्म से पहले से लेके जन्म के बाद तक वो पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो उसकी वजह से, जो जाति की वजह से जो उसको नुकसान होने हैं, वो शुरू से लेकर आखिरी तक उसको नुकसान होते ही रहते हैं। उसका इकोनॉमिक कंडीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा होना कि किसी के पास यदि 10 लाख रुपए की इनकम हो जाए साल की, उसके बाद उसको जाति उसके लिए बेकार हो जाती है। उसकी कहीं पे भी शादी हो सकती है, वो कहीं पे भी खाना खा सकता है, वो कहीं पे भी मकान बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसका सरनेम भी मायने नहीं रखता, और लोग उसको उस जाति का मानते ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? होता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ है। तो उसकी वजह से जो नुकसान होने हैं जाति की वजह से, वो तो उसके साथ रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे उसके। तो वही तो कंपनसेशन था, वो तो मुआवजा था, क्योंकि उसको दिक्कत आती है, नुकसान होता है, उसका मुआवजा था। तो उसको इनकम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? वैसे ही जो प्रॉफिट है, एक को नुकसान है, एक दूसरे को जाति की वजह से जो प्रॉफिट है, वो पूरी लाइफ एंजॉय करता है उस प्रॉफिट को। प्रॉफिट के एंजॉय करने वाले को पता नहीं चलेगा। देखिए, जो व्यक्ति का पेट रोज भर रहा है उस व्यक्ति को कीमत रोटी की पता नहीं चलेगी, लेकिन जो भूखा है उसको पता है इंपॉर्टेंस उसका, रोटी की क्या कीमत है। जो दोनों समय खाना खाता है उसको नहीं पता चलेगा। जो 2 दिन में एक बार खाना खाता है या दिन में एक बार खाना खाता है, उसको पता है रोटी की कीमत, वो जानता है। इसलिए उसी को एहसास होगा उस चीज का। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा भी कोई फायदा नहीं है जाति का। आपको तो फायदा हुआ जाति का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फायदा नहीं है? फायदा हुआ ना, आप तो लाभ में हो, आपका तो, आप तो पेट भरा हुआ, आपको तो उसका कंफर्ट में हो। आपको पता ही नहीं कि जाति के नुकसान भी होते हैं। कंबल का फायदा भी उसको पता चलेगा, आपको नहीं। जिसके पास कंबल नहीं है और बाहर ठिठुर रहा है, उसको इंपॉर्टेंस पता है, कंबल मिल जाए तो क्या हो। हमारे पास तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये तो होता ही है, ऐसा ही तो होता है, और क्या होता है। आ गया ना समझ? तो ये दृष्टिकोण का परिवर्तन है, देखने का नजरिया है। ठीक है ना?
तो इसको थोड़ा सा, और प्रश्न जो आएंगे वो इसी तरह से आलोचनात्मक और उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए दिमाग में बना के रखिएगा, आंसर बना के रखिएगा, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया यूक्रेन में बहुत कुछ हो रहा है, वॉरफेयर चेंज हुए हैं। एक वॉरफेयर चेंज होने का आर्टिकल हमने पढ़ा था कि अब जो है ऐसे भी हैं जो इसमें क्रूज़ ही नहीं होंगे और ऐसी बोट्स होंगी, सबमरीन होती तो क्रूज़ होता है, कोई न कोई उस पर बैठता है, नेवल ऑफिसर होता है कोई। तो नेवी में बकड़ा काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। अभी अभी रशियन शिप पे जो अटैक हुआ है वो ऐसी छोटी छोटी बोट्स हैं जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, वैसे क्रूज़ हैं वो, जिन पर किसी प्रकार का कोई ऑफिसर तैनात नहीं किया गया, बस उन पर एक कैमरा लगा दिया गया, गाइड कर दिया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सब जोड़ दिया गया, और उनमें विस्फोटक 50 क्विंटल तक विस्फोटक वगैरह डाल दिया गया, 200 क्विंटल तक डाल सकते हैं। और वो जाकर के शिप के बिल्कुल फ्रंट साइड में जाकर के अटैक करती है, तो वहाँ बहुत बड़ा होल कर देती है, तो वॉरशिप जो है वो गिरा देती है, मार गिराती है एक तरह से, तो पानी में डूब जाता है। मिसाइल से भी अटैक करते हैं तो ऊपर अटैक होता है, शिप के ऊपर, तो वहाँ अगर होल भी हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा शिप डूबने के चांस नहीं रहते और नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन ये तो सीधा जाके अटैक करता है फ्रंट साइड में, जहाँ वाटर को काटता हुआ वो आगे बढ़ रहा है, वहीं पर जाकर के वो अटैक करता है फ्रंट साइड से। तो वॉरफेयर चेंज हो रहे हैं। ड्रोन, ये एक तरह का वाटर ड्रोन हो गया, एयर ड्रोन। ड्रोन हम जनरली हवा में उड़ने वालों को कहते हैं। तो आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो शायद मैन टू मैन फाइट जो है वो न हो, इसी टाइप की फाइट होगी, ड्रोन टू ड्रोन एंड ऐसे। तो पूरा टेक्नोलॉजी, तो अब DRDO भी उस पर खूब काम कर रहा है हमारा, और हम लोग भी टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हमें फास्ट होना होगा। वर्तमान में देखें तो हम लोग अभी थोड़ा सा चाइना से पिछड़ रहे हैं। चाइना ने 55 और हमने 5 सैटेलाइट छोड़े हैं। चाइना का स्पेस स्टेशन भी बन गया है, हमारा स्पेस स्टेशन नहीं है। और चाइना बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो डिनायल सिस्टम भी उसने अच्छे से डेवलप कर लिया है। यानी कि डिनायल सिस्टम उसको कहते हैं कि किसी का सैटेलाइट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका यूज़ ही नहीं करने देना, सामने वाले देश को उसके सैटेलाइट के फ़ायदे नहीं पहुंचने देना। जैसे हमने भारत ने अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा है और वो अंतरिक्ष में अच्छे से सेट हो गया, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अच्छे से उसने कॉन्स्टेलेशन डेवलप कर लिया, बट वो हमारे काम का ना रहे या हम उसका यूज़ ही ना कर पाए, इसको बोलते हैं डिनायल सर्विसेज। ये चाइना ने विकसित कर लिया। तो ऐसे में वॉरफेयर में भी वो उसको यूज़ कर सकता है, मॉडर्न वॉरफेयर में। तो टेक्नोलॉजी में हमसे उसने काफ़ी चीज़ें आगे कर ली है चाइना ने, और कई मामलों में तो हम बहुत ही पीछे हैं। जैसे वो 50 है तो हम 5 हैं, कई जगह पर वो 100 है तो हम 3 हैं। तो क्वांटिटी में भी कम है और क्वालिटी में भी कम है। तो ये सब चिंता की बात है। केवल ऐसा बोलते रहने से कि नहीं ये तो राष्ट्रभक्ति वाली बात नहीं है, इससे तो आप अपने देश को कमज़ोर बता रहे हो, लेकिन ये भी तो सही बात है। अगर युद्ध हो रहा है और कोई शत्रु सीमा में जाकर के घुस करके और गुप्तचर अगर पता लगा करके आया है कि उनकी सेना तो 2 लाख लोगों की सेना है और हमारे पास तो 25,000 लोगों की सेना है, तो ऐसे में क्या उसको गोली मार देंगे कि दुश्मन की सेना को 2 लाख बताते हो, हमारी सेना को सिर्फ 25,000 बताते हो। भैया ये तो एक बहुत अच्छी जानकारी है, तो तुम तैयारी करो ना, उस हिसाब से तैयारी करो। अभी वर्तमान में ये माहौल है कि ऐसी अगर कोई बात करे तो वो देश का दुश्मन है, जो सच्चाई बताए। ये बहुत ही बेकार माहौल है, घटिया माहौल, चोरी और सीना जोरी टाइप। मूर्ख है, अकल नहीं है, अनपढ़ है, और पढ़े लिखे और समझदार आदमी की बात भी नहीं सुनना है। ये तो बहुत ही भयंकर है। तो ये तो सर, अब ये ठीक है कि लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे 10 साल में, 15 साल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 5 साल बाद होगी,
जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो होगा, उसकी जिम्मेदारी बनेगी वो। लेकिन कमियां तो आपके टाइम पे डेवलप हुई, इस समय में आप और बाकी सब काम छोड़ के ये वाला कर सकते थे। आपने ऐसे सलाहकार रखने थे, आपने जो सही सही बात बताया, आपकी चापलूसी ना करे। तो आने वाले समय में जो फेल्योर होंगे वो तो इन्हीं दिनों में तैयारी हो रही ना उन फेल्योर की। तो आपने वो करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तो आप जाकर के देखिए जरा, चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम, चाइना के जो, ठीक है कि वो कोरोना से अभी जूझ रहा है, उसकी कोविड पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फेल हुई है। और एक्सपर्ट ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने चेताया भी था, चाइना जो कर रहा है वो जीरो कोविड पॉलिसी बिल्कुल ख़राब है। शी जिनपिंग समझ नहीं रहे हैं। शी जिनपिंग को उस समय में मार्केट जो है उस तरह से जीरो कोविड की तरह कंटेनमेंट नहीं बनाना था, लॉकडाउन नहीं लगाने थे। ज़बरदस्त लॉकडाउन शटडाउन उन्होंने किए, कंटेनमेंट किए, और नुकसान ये हुआ कि अब जनता के दबाव में उनको एकदम खोलना पड़ गया, क्योंकि जनता तो सड़कों पे आ गई कि आप क्या कब तक बंद रखोगे हमको भाई, हम कुछ खाएं पिए नहीं, कुछ काम दाम ना करें। तो सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, कम्युनिस्ट जो होता है ना वो बड़ा डरपोक होता है। ये जितने भी तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर, ये डरपोक भी बहुत भयंकर होते हैं। हमको लगता है कि शी जिनपिंग कुछ भी कर सकता है। वो थोड़ा सा आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, और वो डर गए और उन्होंने कहा अच्छा खोलते हैं, और खोला तो ये हो गया, एकदम से स्प्रेड कर गया। क्योंकि किसी के पास एंटीबॉडी है नहीं। भारत में तो बन गई एंटीबॉडी, 1 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया उसके लिए। तो 130 करोड़ लोगों को बचाने के लिए, 138 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 1 करोड़ लोगों को शहीद होना पड़ा ना कोरोना में, तब जाकर के एंटीबॉडी है। और न जाने कितने लोग ऐसे ही एक्सरसाइज करते करते लुढ़क जाते हैं। वो भी हमने एक आर्टिकल पढ़ाया था हार्ट डिजीज के ऊपर, कि अभी ऐसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि अभी कम से कम 20 तरह की बीमारियां हैं हार्ट से जुड़ी हुई, जो कोरोना के बाद एकदम डेवलप हुई है। 20 तरह की हार्ट की बीमारियां हैं अलग अलग। और ये जो सारी बीमारियां हैं ये क्लॉटिंग की वजह से है, खून के थक्के जम जाने की वजह से। और खून के थक्के अभी कोरोना में काफ़ी जमे हैं। इसलिए आप देखोगे कि यंग पीपल, एक्सरसाइजिंग पीपल जो है वो एकदम से डेथ कर रहे हैं। कोई गाना गाते गाते के चला गया क्योंकि सफोकेशन था और काफ़ी भीड़ थी और सांस लेने में दिक्कत, एकदम मर ही गया। अब ये तो बड़ा अजीब, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। गाना गाते गाते लोग मर रहे हैं, खेलते खेलते लोग मर रहे हैं, डांस करते करते लोग मर रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते ट्रेडमिल पे ही धड़ाम से गिरे, वो भी चला गया, राजू श्रीवास्तव। ऐसे ढेरों केसेस आप लोग एक्सरसाइजिंग पीपल के देख रहे हो। डॉक्टर भी चले गए। तो जिसको भी कोरोना हुआ उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि उसके जो कोरोनरी आर्टरीज और वो सब हैं, दरअसल बहुत छोटी छोटी वेंस और आर्टरीज हैं जो आपको, आर्टरीज ऐसी हैं बहुत छोटी छोटी जो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट खुद भी तो कार्डियक मसल्स रात दिन काम करता है ना, हार्ट हमारा रात दिन काम करता है, तो उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो भी सेल है और उसके अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, तो उसको भी हीमोग्लोबिन वाला ऑक्सीजन चाहिए, HBO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको भी ज़रूरत है। तो वो जो कोरोनरी आर्टरीज है वो जो उसको सप्लाई करती है, उनमें छोटे छोटे ब्लॉकेज हैं, उसकी वजह से एक्सरसाइजिंग पीपल की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। और दूसरा वॉल्व की प्रॉब्लम आ जाती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व एक साइड में बोलते हैं हम लोग, और 2 वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और इधर एओर्टा वाला वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। तो 4 तरह के वॉल्व हैं हमारे हार्ट में। इन वॉल्व में से किसी की खराबी होती है तो भी डेथ हो जाती है। और जो हार्ट अटैक और बाईपास का जो कारण बनता है, जो एंजाइना तैयार करता है और जिसकी वजह से हम लोग एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो एक अलग मसला है। वो लंबे समय से जो हम लोग चीज़ और मक्खन और बटर और घी और तेल और ट्रांसफैट और तमाम चीज़ें जो लंबे समय तक खाते रहते हैं, उससे जो कोलेस्ट्रॉल वाला और ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो ब्लॉकेज आते हैं, जब हम बोलते हैं कि 90% आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, फलाना हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये तो पहले से था और ये आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज़ है। बट कोरोना ने जो हमको दिए हैं वो छोटे छोटे ब्लॉकेज दिए हैं और टुकड़े इधर उधर घूम रहे होते हैं, कहीं पे भी अटक जाते हैं, एकदम से परेशानी पैदा कर देते हैं।
और एकदम कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सीपीआर की ट्रेनिंग भारत में ज़्यादा लोगों को नहीं है, नहीं तो वहीं पर अच्छे से हथेली से अच्छे से प्रेस करें हार्ट को 4-5 बार, तो 5 मिनट में ज़िंदगी लौटा सकते हैं। 5 मिनट तक अगर सीपीआर किया जाए तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आम लोगों को, ताकि सड़क के किनारे भी यदि किसी को इस प्रकार का अरेस्ट होता है तो वहीं तुरंत सीपीआर देने से, क्योंकि हॉस्पिटल उसके पास सिर्फ आधा घंटा होता है और 5 मिनट में मिल जाए, उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद का जो 1 घंटा है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है, वो सोने का घंटा है, स्वर्णिम अवसर है वो। उसमें यदि सीपीआर मिल गया या ऐसी मशीनें मिल गई, तो जगह जगह हमारे यहाँ मशीनें होनी चाहिए चौराहों पे, जिनसे उनको लंग्स में हवा भरी जा सके और वो सब। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कराना चाहिए हमको और सीपीआर दिया जाना चाहिए। और ये ट्रेनिंग हर व्यक्ति को होना चाहिए। यहीं पर अगर मान लिया जाए अभी बोर्ड ऑफिस चौराहे पे ही कोई आदमी गिर पड़े और किसी को लग भी जाए कि ये हार्ट अटैक, पर कितने लोग सीपीआर देने के लिए आगे आएंगे और कितने लोग माउथ टू माउथ के लिए आगे आएंगे, क्योंकि मशीन तो नहीं है, तो माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। कई देशों में ये सब है, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सब चीज़ें मिल जाती है और लोग जानते भी हैं कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ, वो लाइट लगी हुई, वहाँ तक ले चलो तो ये जिंदा हो जाएगा। उस 1 घंटे में यदि उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो अधिकांश लोगों की, 90% लोगों की जान बच सकती है। तो बहुत सारे लोगों को, युवा लोगों को बचाया जा सकता है मौत से। तो ये जो खबरें अखबार में आती है वही आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिए। अखबार में ये खूब आ रहा है कि एक्सरसाइजिंग लोग जा रहे हैं, यंग लोग जा रहे हैं, और उसकी खूब खबरें आती हैं, तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप सब देखोगे ना, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब जगह देखोगे आप लोग, ये जाओगे तो देखोगे हम जो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें वहाँ मिलेगी कि नहीं। पुराने पेपर उठा के देख लो क्या आता है, यही सब होता है ना। इसलिए हमारी 2 साल पुरानी क्लास देखो, उसकी बातचीत अलग है, अभी की क्लास की बात देखो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट? उससे थोड़ी मैच करेगी, क्योंकि चीज़ें बदल जाए, क्योंकि समाज बदल गया, तरीके बदल गए। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको कुछ कुछ समझ में आई होंगी। इसमें टर्मिनोलॉजी तो बहुत है, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में ना जाएं, साइंस की बात देखें कि मूल मुद्दा क्या है, तो वहाँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी 4-5 बीमारियों के नाम याद कर लीजिएगा, कोरोनरी वाला ये और वो। ठीक है, एक को बहुत अच्छा जानते हैं आप लोग, ईसीजी सभी लोग जानते हैं। ईसीजी करा करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। एक और टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। एक राइटर है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ नहीं रहे अभी, और ऐसा टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन में, आज तक के रिवॉल्यूशन में जब भी ऐसा रिवॉल्यूशन हुए हैं, कभी भी समझा नहीं गया है, कभी भी नहीं समझा गया। उस रिवॉल्यूशन को उतनी इज्जत उसके ज़माने में कभी नहीं मिलती, बाद में मिलती। बाद में लोग उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं कि ये उस ज़माने में हुआ था। कभी भी पुराने से पुराने समय में देख लें, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में देख लें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देख लें, भाप का इंजन आया था तब भी लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम आई तब भी, आईसीटी आया तब भी, आईसी इंटरनल कंबशन इंजन जो आया, डीजल पेट्रोल जला करके जब पहली बार थ्रस्ट दिया गया, पिस्टन को वो किया गया, पिस्टन के माध्यम से गति दी गई, वाहन चले। यस, कभी नहीं किसी ने भी जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और यहां तक कि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी 1900 में ही आ गया था उस समय में एक तरह से। वहां तो पहले से ही चलने लगा था, नॉर्मन बोरलॉग और वो सब बहुत पहले करने लगे थे। उनसे पहले भी केमिकल्स का यूज़, आज तो केमिकल्स के यूज़ को हम बड़ा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हेट करते हैं, लेकिन उस समय तो केमिकल का यूज़ ही हम लोगों को बचाया, क्योंकि मानवता की संख्या इतनी ज़्यादा थी, फेमाइन आ रहे थे, एक के बाद एक अकाल थे, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे करोड़ों से। इतना अनाज पैदा करने के लिए तो केमिकल, मशीन्स, पेस्टिसाइड्स, इन्होंने ही मदद की ना।
ये नहीं आए होते तो इतने लोगों का पेट कैसे भरते? नुकसान तो उसके हैं, स्वाभाविक है, लेकिन पेट भरने के लिए दुनिया भर के लोगों के लिए तो ये मशीनें और ये सब तो बहुत जरूरी था, केमिकल फर्टिलाइजर। तो इंपॉर्टेंस तो उस समय में तो नहीं आता। कंप्यूटर आया तब भी बाद में खूब इज्जत हुई, पहले नहीं हुई। और वो बता रहे थे कि पहले एक जमाने में जो है पहली बार प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ये सब लेके आए थे, हिंदुस्तान लीवर, और ये प्रॉक्टर गैम्बल तो बात का है, हिंदुस्तान लीवर लेके आया था पहली बार। कोलगेट पाउडर होते थे, लोग पुड़ियाओं में पॉलीथीन भी नहीं थे, ऐसे ही उसमें बंद करके रखते थे, पाउडर मिलते थे। पहली बार कोलगेट पेस्ट ऐसे बकायदा बंद होकर के आया और सफेद सा टूथपेस्ट था और ऊपर लाल अक्षर से कोलगेट लिखा हुआ था, लाल था और सफेद रंग से कोलगेट लिखा हुआ था। लोगों ने उसको सहेज के रखना पहली बार बहुत अच्छा समझा और घर में संभाल के रखते थे, और उसको बाथरूम में रखना, कहीं पे भी रखना, जब हम पेस्ट करते हैं वहां पर रखना, मतलब बहुत आसान था, उसको रख सकते थे, पानी में भी भीगने में रख सकते थे उसको। नहीं तो पहले दंत मंजन हुआ करते थे, फिर वो भी डिब्बियों में बंद होने लगे, आकर्षक कलर। अब आप जाकर के कभी ग्रोसरी वाले पे और किराना वाले पे उस पे जाके देखो ना, स्टोर पे, प्रोविजन स्टोर पे, तो कैसा रंग बिरंगा चमचमाता हुआ, कितने कलर, कितने रेपर, कितना भयंकर। ये पूरी दुनिया चकाचौंध वाली आज से 40 साल पहले थोड़ी थी, 50 साल पहले नहीं थी। जो दुकान होती थी उन सब में लोहे के टीन के डब्बे होते थे, उनमें से निकाल निकाल के कागज की पुड़िया में वो सामान देता था दुकानदार, तोल तोल के देता था, मेजर करके देता था। ऐसे फिक्स पैकिंग वाला जो जमाना ही नहीं था, लेकिन पैकिंग ने दुनिया बदल दी, पूरी दुनिया बदल दी। बाद में एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया तो एडवर्टाइजिंग की कोई मार्केट ही नहीं थी पहले। आज करोड़ों का मार्केट है एडवर्टाइजिंग का, टीवी पे, वेबसाइट पे, मोबाइल पे, केवल विज्ञापन का करोड़ों का मार्केट है, अरबों का। इसमें सिर्फ विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट ओनली। ना तो वो प्रोड्यूस करता है कुछ, ना वो कंज्यूम करता है, ना वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो सिर्फ ये बताता है कि ये है और उसके पैसे लेता है, और सेलिब्रिटीज पैसे लेते हैं, उनके पैसे बनते हैं। उससे आप बोलते हो कि इनकी नेटवर्थ है और इनका फलाना है और इनकी मार्केट वैल्यू है, इनका मार्केट कैप, बिजनेस कैप, उसके बेस पे तैयार होता है। तो दुनिया बदली है, दुनिया को बदलते हो, लेकिन जब बदलते हुए दौर में जब पहली बार कोई लेके आता है कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इज्जत कर लो, ये बदल रहा है और ये आ गया है और ये पूरी दुनिया को बदल के रख देगा और बदल रहा है। और फ्यूचर में आप इसके बारे में पढ़ोगे, कहोगे कि ये एक रिवॉल्यूशन था, यानी वही 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। 3D प्रिंटिंग तो उतना कॉमन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो भी आता है, 3D प्रिंटिंग। और आने वाले समय में मेटावर्स और वो सब भी। अब देखिए कितनी चीजें टेक्नोलॉजी, कई बार टेक्नोलॉजी में जैसे नेचर कई बार एक्सपेरिमेंट करती है और फिर बाद में वो एक्सपेरिमेंट वहीं क्लोज हो जाता है। जैसे निएंडरथल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्लोज हो गया और वापस होमोसेपियंस आपने वहीं से बनाया पुराने वाले से। इसलिए बर्ड्स बनाने पड़ गए, डायनासोर्स विकसित करने चले थे, डायनासोर विकसित करते करते इतने ज़्यादा कर दिए कि नेचर को लगा गलती हो गई, तो फिर हवा में उड़ाने पड़े। यहाँ जमीन पे तो कुछ छोड़ता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब इनको नहीं बनाएंगे, अब इनको ज़्यादा विकसित नहीं करेंगे, अब मैमल्स की तरफ चलो। तो फिर उन्होंने रेप्टाइल से बर्ड्स बना दिए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ लोग हवा में उड़ते रहेंगे, बाकी इधर मैमल्स बनाओ। तो नेचर ने मैमल्स बनाए। ऐसे टेक्नोलॉजी भी इसी तरह से ड्राइव होती है। टेक्नोलॉजी में भी कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती, कुछ ऐसा आविष्कार हो जाता, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती कि वो चल तो पड़ती, लेकिन उसके बाद जा कर के वो डिज़ास्टर हो जाती है या फिर उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो भी है। वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होता है नेचर में, या सोशल सिलेक्शन होता है, सोसाइटी उसको सिलेक्ट ही नहीं करती है, तो फिर अनफिट हो जाता है, तो वो बाहर हो जाता है सिस्टम। है ना समझ? या कई बार टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी फास्ट चेंज होती है कि वो वैसे ही सिस्टम, पुरानी सीडी जो होती थी अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पेन ड्राइव आ गए। स्टोरेज के लिए अब आपके पास 50 तरह की चीज़ें, क्लाउड आ गया,
फोन में मेमोरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड पे पड़ा रहेगा, इंटरनेट से जुड़े रहो, क्लाउड से ले लेके यूज करते रहो। तो क्लाउड सिस्टम ने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्लाउड ने पूरी दुनिया के स्टोरेज सिस्टम को बदल दिया। जो फिजिकल स्टोरेज आप लेके घूमते थे उनकी जरूरत ही नहीं है, फिजिकल स्टोरेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्लाउड पे पड़ा रहेगा। तो हर जो वेबसाइट वाला है, हर फोन वाला है, हर कंपनी अपना खुद का क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना क्लाउड लेके चलता है, फेसबुक वाला अपना क्लाउड लेके चलता है, गूगल का क्लाउड का स्टोरेज तो बाप रे बहुत ही भयंकर है, यूज बहुत बड़ा। और आप जितना पैकेज लेना चाहते हो, जितने जीबी का उतना पैसा है, आप खरीदते जाओ गूगल से, डेटा रखते जाओ वहाँ पे, आपको जब जरूरत है, आपको डेटा डिलीट करने की, परमानेंटली इरेज करने की और डेटा खाली करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है क्लाउड। और क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद तो इन सब कंप्यूटर को भूल ही जाओ फिर आप। क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद में तो बात ही अलग हो जाएगी। जिस चीज़ को, गणना को, किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन से लेकर के किसी भी प्रोसेस को करने में जो 20-20 साल लगते हैं, वो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में करेगा, कुछ सेकंडों में। जो नॉर्मल कंप्यूटर, ऑर्डिनरी कंप्यूटर हमारा 20 साल लगा देगा। हो सकता है सुबह से शाम तक कंप्यूटर चलता रहे तो भी उसकी मेमोरी और वो सब मिलके वो काम ना कर पाए, वो कुछ सेकंड में कर जाएगा। उसी पे क्वांटम कंप्यूटिंग पे, इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आया था ना, क्यूबिट वाला, वही तो फ्यूचर के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तो इसलिए इन सब मुद्दों पर बनाई है, नोट्स बनाई है। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मुद्दों पे जो है आपको नोट्स बनाया। 8-10 तो हो गए होंगे इश्यूज। हाँ, तो सप्ताह भर के लिए अच्छा खासा मसाला है कि नहीं। तो करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि अच्छा खासा चीज़ हो जाएगी। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं, एक आध कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कुछ करते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ, अच्छा, राउंड वॉर्म तक ही गए थे। तो फिर एनालिट्स देख लेते हैं आज, थोड़ा सा एनालिट्स का बता लेता हूँ। तो ज़ूलॉजी में एनालिट्स, तो जनरली हम लोग अर्थवर्म को तो सभी लोग जानते हैं, केंचुआ, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, ये सब बहुत कॉमन नेम है। तो एनालिट का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अर्थवर्म, केंचुआ। एनालिट्स में 3 तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहीं से शुरू हुई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो पहले से हो गए थे, लेकिन एनालिट्स जो हैं वो ट्रू सिलोमेट है। पहली बार सिलोम बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि वो जो राउंड वॉर्म थे उनमें स्यूडो सिलोम थी, सिलोम डेवलप नहीं हुई थी, सिलोम जैसी थी, स्यूडो सिलोम, झूठी सिलोम। बट ये जो है एनालिट्स वाली सिलोम, शाइजो सिलोम इसको बोलते हैं, शाइजो सिलोम, और एक्चुअल सिलोम, ट्रू सिलोम। तो एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन्स, एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन्स, ये शाइजोसिलोमेट है, शाइजोसिलोमेट। और इनको प्रोटोस्टोम्स भी कहते हैं। एक और वर्ड है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोमिया या प्रोटोस्टोम। ब्लास्टोपोर जो होता है, जब आप 3 जर्मिनल लेयर पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और गेस्ट्रुला में होता है, तो ऐसे ब्लास्टुला में माउथ और एनस एपियर होते हैं। अगर माउथ पहले एपियर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। एनस बनने से पहले जब माउथ बनता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। सो इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। सो दीज आर प्रोटोस्टोमियन एनिमल, एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स। Another group is deuterostome. Deuterostome means एनस बाद में बनता है, सॉरी एनस पहले बनता है और माउथ जो है वो बाद में बनता है। हम लोग भी ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा से लेके तमाम ऊपर जितने भी कॉर्डेटा हैं, मेमल्स तक, सब ड्यूटेरोस्टोम्स हैं।
तो थोड़ा सा प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का जाकर के डिफरेंस का एक टेबल पढ़ लीजिएगा इमेजेस में जाकर के गूगल में. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. तो ये चीज अच्छे से तैयार हो जाएगी. फिर शाइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलिक सिलोम. शाइजोसिलिक सिलोम एंड एंटेरोसिलिक सिलोम. तो इकाइनोडर्म जो है, ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो एंटेरोसिलिक सिलोम वाले होते हैं, जिनमें सिलोम कैसी होती है, एंटेरोसिलिक, इकाइनोडर्मेटा से ऊपर, यानी ड्यूटेरोस्टोम्स में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के हिसाब से. विकास इसी सीक्वेंस में हुआ है और इसी तरह से हुआ है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा. तो एनिलिड्स में ये चीज शुरू हो रही है कि सबसे पहले तो वो प्रोटोस्टोम है, दूसरे नंबर पर वो शाइजोसिलोमेट है, तीसरे नंबर पर मेटामेरिज्म, विखंडन, उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन शुरू हो गया. सेगमेंटेड बॉडी, खंडी भवन बोलते हैं हिंदी में. तो हिंदी तो नहीं दो, कोई मतलब नहीं, सुन के भी कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो तो फिर इंग्लिश वाला ही करो, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी पहली बार ही सुनोगे और समझ में आनी नहीं है, तो फिर जो भी ट्राई करना है वो इंग्लिश में ही करो. मेहनत ही करना है तो फिर हिंदी में क्यों करना, क्योंकि या तो तैयार होता हिंदी वाला, बिल्कुल ही तैयार होता, क्योंकि मैं अभी जो नाम लूंगा ना वो पहली बार ही सुनोगे आप, तो ऐसे में इंग्लिश में करना ही ठीक है. ऑप्शन में सामने ही रहता ना, इधर उधर. प्री में तो ऑप्शन होते हैं, तो सामने इधर इंग्लिश में होता है, इधर हिंदी में होता है, तो इंग्लिश वाले में जाके देख सकते हो. हिंदी मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर पढ़ लो क्वेश्चन, इधर पढ़ लो और ऑप्शन जा करके उधर इंग्लिश में देख लो, ठीक है, तो हो जाता है. वो देखना ही पड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हिंदी पढ़ के पेपर देता होगा हिंदी मीडियम वाला, कर ही नहीं पाता. इंग्लिश में तो झांकना ही पड़ता है उसको इधर. और कुछ इंग्लिश के भी हैं जो बंधु इधर आते हैं हिंदी में झांकते हैं, तब उनको समझ में आता है, क्योंकि इंग्लिश भले मीडियम जरूर ले लिया लेकिन उधर समझ में नहीं आता, सारा नहीं आता समझ, तो फिर इधर झांक करके और ठीक करते हैं, अपना दुरुस्त कर लेते हैं. कई बार कंफ्यूज होते हैं तो क्लियर करते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है, तो हिंदी में ही समझ में आता है फिर. तो इंडिया बाइलिंगुअल कंट्री है खास करके एजुकेशन में, ठीक है. इंडिया की एजुकेशन की कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, कभी नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि कर दिया आपने ऐसा, और फिर मोबाइल ने तो और ज़्यादा कर दिया, ठीक है. जब से मोबाइल आया उसके बाद से तो और ज़्यादा. तो सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म बोलते हैं उसको, ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो अर्थवर्म को हम लोग पहचानते हैं, रेड ब्लड, लाल रक्त का उपस्थिति, हीमोग्लोबिन होता है उसमें. नेचर ने बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन डाल दिया, देखो हीमोग्लोबिन अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन. मोनोशियस होते हैं, यानी कि दोनों सेक्सेस होते हैं, उनमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं, मोनोशियस कहा जाता है. बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसको, हर्माफ्रोडाइट. बट जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी खुद के स्पर्म खुद की ओवरी में नहीं जाते हैं, ठीक है. दो अर्थवर्म मेटिंग करते हैं और एक दूसरे के स्पर्म जो है वो दूसरे की ओवरी में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अर्थवर्म में लार्वल स्टेज नहीं होती, बट कोकून होता है, कोकून, अंडे कोकून में दिए जाते हैं. सो अर्थवर्म को देख करके अगर आप कहेंगे तो एनिलिड्स में कोकून बनता है, कोकून फॉर्मेशन. प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाता है कोकून. अंदर से फिर छोटे छोटे केंचुए निकलते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्लासेस लिख लो फाइलम एनिलिडा की. पोलिकीटा पहला है, पोलिकीटा, निरीज, पोलिकीटा. पेरापोडिया होता है, यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो पेरापोडिया,
पेरापोडिया। और ये सारे मराइन होते हैं, पोलिकिड्स जो होते हैं वो अधिकांश मराइन है। इसमें कुछ किटोप्टेरस वगैरह हैं, बायोल्यूमिनेसेंट वाले होते हैं जो रोशनी पैदा करते हैं, समुद्र में चमकते हैं, जुगनू जैसे चमकते हैं ना। जुगनू तो इंसेक्ट है बट वो वाटर में है, एनेलिड्स, जो वैसा ही चमक पैदा करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। सो ऑल पोलिकिड्स आर मराइन। पेरापोडिया, निरीज। निरीज की रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाती है हेटेरोनिरीज, काफी पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं हेटेरोनिरीज को। लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा, क्योंकि वाटर में है तो यहां लार्वा मिलेगा। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वेन एवर लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, डेवलपमेंट नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा स्टेज अगर बीच में है तो इसका मतलब इंटरमीडिएरी कोई न कोई है, तो ये है इनडायरेक्ट। और विदाउट लार्वल स्टेज क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट, अंडे से सीधा शिशु पैदा हो जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ओलिगोकीटा। पोलिकीटा के बाद में ओलिगोकीटा। चीटा नहीं बोलना, वो कीटा बोलना है ना, इंग्लिश वाले गड़बड़ कर देते। ओलिगोकीटा, इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म को फेरेटिमा, बाय जोलॉजिकल नेम अर्थवर्म का फेरेटिमा। फेरेटिमा पढ़िएगा, ये सब काम की चीज है, परीक्षा में कोई सा भी पूछ लेता। यूपीएससी वाला तो बड़ी निर्दयता से पूछता है, दया नहीं करता वो नहीं सोचता कि आपने कभी बायो पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो तो बेधड़क पूछता है ना। एमपीपीएससी वाला भी पूछ लेता है, एमपीपीएससी वाले को पता ही नहीं क्या पूछना, नहीं तो बेधड़क भी नहीं है लेकिन फिर भी बेधड़क हो जाता है क्योंकि उसको कोई पता ही नहीं है। तो कभी कभी जो अज्ञानी आदमी होता है ना, वो शमशान में चला जाता है, फिर गाना निकलने लग जाता है, हनुमान चालीसा निकल आती है। ठीक है, कुछ लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, ठीक है, जानकार होते हैं वो शमशान में जाने से डरते हैं, फिर भी जाते हैं तांत्रिक क्रिया करने के लिए और कुछ करने के लिए, या उधर से गुजरते ही गुजरते हैं, किसी कारण से गुजरते हैं। लेकिन कुछ गलती से पहुंच जाता है, एमपीपीएससी वाला ऐसा ही है, तो कब हनुमान चालीसा बोलने लग जाए पता नहीं। पिछली बार पूछ लिया था ना 2 साल पहले वो कि 12 क्रेनियल नर्व्स जो है वो मैमल्स में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो पूछ ही लिया डीप में उसने आके, क्योंकि वो क्रेनियल नर्व्स जो है अभी बताएंगे हम लोग क्यों होते हैं, कारण भी बताएंगे उसका, लेकिन अच्छा प्रश्न था वो। कई लोग बोलते हैं इतना भी कोई पूछता है क्या? हमने कहा देखो बायो में अभी ये तय नहीं हुआ, विज्ञान है ना अभी नया नया है, अभी है ना, अभी आप लोगों को बहुत सारे जैसे साइंटिस्ट जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, कोई यूरोप के हैं, कोई अमेरिका के हैं, तो जैसे इंडिया में चूल्हे पे खाना बनता है तो हाथ जल जाता है, तो अभी इन सब चीज़ों की रिसर्च नहीं है। अभी उनको लगता है बिल्डिंग में आग लग जाती है, आदमी झुलस जाता है तो क्या इलाज है, लेकिन खाना बनाते समय अगर हाथ जल जाए तो क्या इलाज है, अभी इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं है, क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम है। और यहाँ साइंटिस्ट ने अभी इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर या उस तरह की चीज़ें नहीं की है। बात समझ में आई ना? तो अभी भी बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो लोकल है, एंडेमिक है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब होना बाकी है। अभी तो साइंस में बहुत सारी चीजें हुई नहीं है। तो अभी साइंस में किसी चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना और कोई बहुत जनरल है और बहुत कोई स्पेसिफिक है, मुझे लगता है इसके लिए भी कोई गाइडलाइन या कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी कि इसके बाद कठिन प्रश्न माने जाएंगे, इसके बाद सरल प्रश्न माने जाएंगे। इसलिए साइंस वाले में अगर कोई ये सोचे कि मैं सरल वाले कर लूँ, मैं डीप में ना जाऊँ, तो क्या बात, हमसे कई लोग कंफर्म करवाना चाहते हैं, हमसे ठप्पा लगवाना चाहते हैं, सर हमने यहाँ तक कर लिया, सही किया है ना। हमने कहा कैसे बोलें, मतलब वो चाहते हैं कि बस आप बोल दो कि नहीं तुमने जो किया है बिल्कुल अच्छा किया, तो हम आज से ही चैन से सोने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बात है, हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हो सकता है आपने किया हो वहाँ से वो शुरू हो रहा हो वहीं से उसने अपना स्टैंडर्ड शुरू माना, उसको लगा हो कि ये तो बहुत ही सिली टाइप का है, तो स्कूल के टीचर का एग्जाम होगा उसमें पूछेंगे, हम तो यहाँ से आगे से पूछना शुरू करेंगे, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, 11th का एनसीईआरटी ले लो, उसको तो कम से कम पूरा कर लो। कभी किताब उठा के पूछेगा वहाँ से तो कम वो तो पूरा होना ही चाहिए।
कई लोग बोलते हैं सर 6 से 10 तक पढ़ लें तो नहीं चलेगा, 11-12 पढ़ना जरूरी है क्या? अरे भैया कॉलेज भी जरूरी है, कॉलेज वाला भी बहुत जरूरी है। वो तो पीजी में से उठा के पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे, ये बिल्कुल गलत है, तुमने गेम के रूल तोड़ दिए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इधर से उसका कोई सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी उसने लिख दिया बहुत प्यारा सा, जनरल साइंस बोल दिया या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बोल दिया। अब आप क्या करोगे? ठीक है, समझिए उस चीज को थोड़ा सा। तो ओलिगोकीटा, इसमें सीटी होते हैं चलने के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी। वहां पेरापोडिया थे, यहां पर सीटी अर्थवर्म में। नेक्स्ट है हिरुडीनिया, हिरुडीनिया, जिसमें हिरुडीनेरिया आता है, लीचेज आती हैं। लीच जो होती है वो क्रॉप होता है उसकी बॉडी में, उसका स्टमक काफ़ी ब्रॉड होता है, एक्सपांड कर जाता है और ब्लड स्टोर करके रखता है, बड़ी मात्रा में ब्लड स्टोर करके रखता है। क्रॉप में ब्लड स्टोर हो जाता है, फिर वो डाइजेस्ट करता रहता है। 6 महीने का ब्लड एक ही बार में सक कर लेता है लीच। केटल्स पे लीच लग जाते हैं, कई लोग लीच थेरेपी करते हैं ब्लड को प्योर करने के लिए, अपने ब्लड को, ब्लड थेरेपी लीच। हिरुडिन नाम जो आया है वो एंटीकोगुलेंट से आया है। हिरुडिन एंटीकोगुलेंट का नाम है। लीच जब ब्लड सक करती है तो उसके जो जॉज होते हैं वो वाई शेप्ड होते हैं, वो कट लगता है, उसके बाद वो सक करती है ब्लड, तो हिरुडिन मिला देती है ब्लड में, उससे वो कोगुलेट नहीं होता, क्लॉट नहीं करता, थक्का नहीं जमता उसका, और कंटिन्यू फ्लो होता रहता है ब्लड उसके माउथ में, और फिर वो क्रॉप में बढ़ता रहता है लीच। तो हिरुडीनिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। और जो जिससे इलाज होता है उसको बोलते हैं हिरुडो मेडिसिनलिस। हिरुडो मेडिसिनलिस वो थेरेपी में यूज होती है। और लास्ट एक क्लास है आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा, पोलीगॉर्डियस उसका एग्जाम्पल है, पोलीगॉर्डियस। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये इतना आप याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है एनालिट्स के लिए। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एनालिट्स का अगर देखें तो खास करके अर्थवर्म खुद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एनालिड है। फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है इसको, किसानों का मित्र कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर इसी का किया जाता है। और बारिश के दिनों में आपको दिख जाता है अर्थवर्म। अर्थवर्म का स्ट्रक्चर अंदर वाला जाकर के देख लीजिएगा। क्लाइटेलम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्लाइटेलम के बारे में पढ़ लीजिएगा, कोकून के बारे में पढ़ लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी डेवलप है, मैंने बताया हीमोग्लोबिन तो आ ही गया है ब्लड में, और हार्ट वाला पंपिंग सेंटर भी इसमें डेवलप हो गया। और क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का, वेन्स और आर्टरीज में बहता है इसका। तो ये नेचर ने बहुत पहले शुरू कर दिया एनालिट्स में। नर्वस सिस्टम छोटा सा डेवलप हुआ है अर्थवर्म में पहली बार। नर्वस सिस्टम, एक नर्व रिंग बनती है, स्किन से वो रेस्पिरेशन कर लेता है अर्थवर्म। स्किन म्यूकॉइड होती है, म्यूकस वाली होती है, और सेंसेशन होता है लाइट के प्रति और टेम्परेचर के प्रति। टेम्परेचर देख करके भी वो वापस मूव कर लेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और लाइट के प्रति भी अंधेरे की तरफ भागता है। तो सेंसेशन प्रोस्टोमियम, उसके सबसे आगे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रोस्टोमियम सेगमेंट को, जिसमें सेंसेशन के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में उसमें गिजार्ड होता है, जिसमें वो पीसता रहता है, क्रश करता है फूड को, यानी कि वही मिट्टी को उसमें से एब्जॉर्ब करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है अर्थवर्म का। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं है लेकिन बट ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हाईली डेवलप्ड है। तो अर्थवर्म एक तरह का रिवोल्यूशन है एनिमल इवोल्यूशन में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, एनालिट्स लगभग कंप्लीट हो गया। ये इतनी चीज़ें जब आप ये सब करोगे ना, तब जाकर के एनालिडा कंप्लीट होगा, ठीक है।
चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंशब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की नववर्ष की शुभकामनाएं।